सभी वीएनसी कनेक्ट करो। हमने लास्ट क्लास में ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। बातें बंद कर दो। ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम को हमने डिस्कस किया था और इसमें यहाँ पर हमने एक मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, लर्निंग रेट पैरामीटर को। रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगला जो है वो तुम्हारे पास इसी का एक्सट्रीम है, तो यानी कि इसी को एडिशनल एडवांस किया गया है ग्रेडियंट बूस्टिंग को। तो जो यहाँ पर हमने देखा था ग्रेडियंट बूस्टिंग में, उसके मेन पार्ट क्या थे कि हमारे पास लर्निंग रेट होता है और मल्टीपल मॉडल्स बनते हैं, और उन मॉडल्स से क्या होता है, एरर्स को हमारे पास क्या करता रहता है, कम करता रहता है। यानी कि फिर एक फाइनल हमारे पास मॉडल आता है जो कि क्या होता है, वो एरर फ्री होता है। यानी कि जितनी कोशिश की गई है उसकी ग्रेडियंट बूस्टिंग की, वो एरर कम से कम होते जाते हैं और हमारा फाइनल मॉडल एक हमारे पास नतीजे में आता है। अब उसके बाद हमारे पास सिंपल सा इसके अंदर एडिशनल पार्ट क्या है, सिर्फ एक फंक्शन है एडिशनल। हमने ग्रेडियंट बूस्टिंग यूज़ किया था, अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स जी बूस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि भाई एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग किस चीज़ को क्या करने के लिए है, ये इज़ अ हाई परफॉर्मेंस स्केलेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट बूस्टिंग। यानी कि किसको इम्प्रूव करने के लिए, किसको इन्हेंस करने के लिए, कि भाई जो हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग था उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो जाए, और दूसरी चीज़ हमारे पास स्केलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसमें और कोई थियोरेटिकल पार्ट नहीं है, सारा थियोरेटिकल पार्ट जो है वो उसी से रिलेट करता है ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम से। सिर्फ इसमें क्या है, फंक्शन का नाम चेंज होगा और फंक्शन के नाम चेंज करने के साथ तुम्हारा एल्गोरिथम जो है वो बन जाएगा तुम्हारा एक्स जी बूस्ट। सही। अब एक्स जी बूस्ट में करना क्या है, तुमने यहाँ पर आकर जहाँ ग्रेडियंट बूस्टिंग इम्प्लीमेंट किया था वहीं पर तुम्हारे पास अब यहाँ तुम्हें क्या नज़र आएगा, यहाँ पर तुमने क्या इंपोर्ट करवाना है, एक्स जी बी रेग्रेसर। और नीचे तुम्हारे पास देखो, तुमने यहाँ पर जो चीज़ें डिफ़ाइन करी थी वो सब भी सेम है। मैक्स डेप्थ है, एन एस्टिमेटर्स है, लर्निंग रेट है, रैंडम स्टेट है। लर्निंग रेट का क्या पार्ट बताया था, लर्निंग रेट को बताओ कि हमारे पास हमने लर्निंग रेट की क्या एक्सप्लेनेशन ली थी। लर्निंग रेट हमारे पास आया कि ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट कर रहा होता है लर्निंग रेट। सर लर्निंग रेट कम होना चाहिए ताकि वो हर पैटर्न को मॉडल लर्न कर सके। सही है, गुड। लर्निंग रेट हमेशा हमारे पास बेटर जर्नलाइजेशन के लिए, हमेशा स्लो करने के लिए मॉडल की ट्रेनिंग को कम होना चाहिए। इससे होता क्या है, मॉडल की ट्रेनिंग जो है वो स्लो होती है, और जितनी स्लो होगी वो सारे पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर। और एन एस्टिमेटर्स क्या था हमारे पास, किन्जा बताओ, एन एस्टिमेटर्स हमारे पास क्या चीज़ थी। सर आई गेस बूस्टिंग होगी, नंबर ऑफ बूस्टिंग नंबर ऑफ बूस्टिंग, नहीं, और अगर इसको और ज़्यादा, नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ बूस्ट आई गेस। बूस्टिंग स्टेजेस थे हमारे पास। और बूस्टिंग स्टेजेस का मतलब क्या है कि हमारे पास कितनी दफ़ा हमारा क्या होगा, मॉडल बनाया जाएगा, मॉडल कितनी दफ़ा हमारे पास बनता जाएगा डिसीजन ट्री का। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम जो है हमारे पास इसके बैकएंड पे चल रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास 300 दिया है, तो इसका मतलब है मॉडल उतनी दफ़ा क्या करता रहेगा, अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करता रहेगा, उतनी दफ़ा एरर रेट को कम करने की कोशिश करेगा, और मैक्स डेप्थ और वो सारी चीज़ें बाकी सेम है। सही। तो यहाँ पर इसके बाद सारे पैटर्न सेम है, और इसकी एक्यूरेसी, मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास 138 आ रहा है, और पीछे का कंपैरिजन कर सकते हो कितना था। और यहाँ पर हमारे पास जो स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 0.97, और नीचे मीन स्क्वायर्ड एरर और रिलेटिव मीन स्क्वायर्ड एरर सारी चीज़ें सेम है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक्स जी बी रिग्रेसर अप्लाई करना है और तुम्हारी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। उसी के आगे कंटिन्यू कर लो और इसको इम्प्लीमेंट करो ज़रा। और जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो हडूप को भी स्टार्ट कर दिया करो, ताकि उस टाइम पे तुम्हारे पास फिर वो स्टार्ट होने में आधा टाइम लगाता है। क्लियर है, इसको करो जल्दी से। अब आ जाते हैं हडूप की तरफ। हमारे पास हमने लास्ट क्लास में मैप रिड्यूस जॉब के हवाले से डिस्कशन करी थी। हमने एक हडूप के कंपोनेंट को डिस्कस किया था कि मैप रिड्यूसिंग हमारे पास क्या होती है, प्रोग्रामिंग मॉडल होता है। अब देखो जितनी भी सारी चीज़ें आगे भी हमारे पास आ रही हैं वो रिलेट करती हैं किससे, वो तुम्हारे पास मैप रिड्यूस से ही रिलेट कैसे करेगी, कि काम वही करोगे लेकिन कंपोनेंट दूसरा है।
यानी कि हमने मैप रिड्यूस में क्या किया था, हम रिवीजन करते चले, हमने रेटिंग्स का काउंट किया था और हमने समझा था कि वहाँ पर मैप और फिल्टर रिड्यूसिंग की बेस पे क्या कर रहा होता है, हमारे पास वैल्यूज़ को मैप कर रहा होता है, बिग डेटा को डील कर रहा होता है। अब देखो नेक्स्ट कंपोनेंट है तुम्हारा हाइव का कंपोनेंट, और ये रिलेटेबल कंपोनेंट है। और वो क्यों रिलेटेबल कंपोनेंट होगा कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसमें हाइव है क्या, इसको समझते हैं। हमारे पास देखो टॉप ऑफ द कंपोनेंट में हाइव हमारे पास यहाँ पर लाई करता है। जैसे मैप रिड्यूस हमारे पास सेकंड उसमें आ रहा था, यहाँ पर हमारे पास अपाचे हाइव जो है वो यहाँ टॉप ऑफ द कंपोनेंट इकोसिस्टम में आता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट इज़ अपाचे हाइव। हाइव इज़ अ डेटा वेयर हाउस टूल बिल्ट ऑन टॉप ऑफ हडूप। यानी कि डेटा वेयर हाउसिंग के लिए तुम्हारे पास इस्तेमाल किया जाता है। डेटा वेयर हाउस किसको कहते हैं, डेटा वेयर हाउस हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा को बोला जाता है। यानी कि जहाँ पर हमारे पास 10 साल पुराना डेटा रखा है या फिर हमारे पास 20 साल पुराना डेटा रखा है, तो वो डेटा वेयर हाउस कंसिडर होती है वो जगह। वो कहीं पर भी हो, कोई भी चीज़ हो, तो ये हाइव जो है वो उसको मैनेज करने के लिए होता है। और दूसरी चीज़ कि भाई हमारे पास क्या करना है, इट अलाउज क्वेरिंग एंड मैनेजिंग लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा की बात हो रही है, बिग डेटा की बात हो रही है, जो कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पे रखा हुआ है। उसको अगर हमने क्वेरी करनी है, हम यही मैप रिड्यूस क्यों रिलेट कर रहा था, मैप रिड्यूस इसलिए रिलेट कर रहा था क्योंकि वहाँ पर हमने रेटिंग काउंट किया था, सबसे लार्जेस्ट रेटिंग किसकी है, टॉप रेटिंग किसकी आ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन यहाँ डिफरेंट वे में होगी। तीसरा पॉइंट रिलेटेबल है, वो क्या है कि हमारे पास हाइव क्यूएल जो है वो एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि फेमिलियर होगा तुम्हारे उसमें, कैसे होगा कि भाई एसक्यूएल में जैसे काम करते थे वैसे ही तुम्हारे पास हाइव क्यूरी लैंग्वेज होती है। सही, क्वेरिंग डेटा, हम जो क्वेरी कर रहे होंगे, जैसे हम डेटाबेस बनाते थे, क्या करते थे डेटाबेस बनाने के लिए, क्या क्वेरी लिखते थे एसक्यूएल के अंदर, क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम। तो यही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे होगे। और टेबल को फैच करना है तो क्या करोगे, सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टेबल नेम। तो यही क्वेरी यहाँ पर भी नज़र आ रही होगी। और ज्वाइंस इंप्लीमेंट करना है तो ज्वाइंस भी तुम्हें यहीं पर ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। क्लियर। तो अब जब तुम्हारा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट में यही चीज़ें करनी होंगी। तुम्हारा कोई डेटा सेट है, डेटा सेट को तुमने एनालिसिस करना है इसी के ऊपर या फिर मैप रिड्यूस पे, दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर एनालिसिस क्या करना है कि भाई कितना काउंट है, कितना तुम्हारे पास स्टूडेंट काउंट है, एवरेज ग्रेड क्या आ रहा है, कुछ भी वेदर फोरकास्टिंग में एवरेज क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास इसी में तुम करोगे बिग डेटा बनाकर। डेवलप किसने किया है, फेसबुक ने किया है। हमने पिछला जो कंपोनेंट पढ़ा था वो गूगल ने डेवलप किया था, जो ये एडॉप्टेड बाय हडूप हो गया था। तो यहाँ ये हमारे पास फेसबुक ने डेवलप किया और फिर क्या किया है, फिर हमारे पास ये हडूप ने अडॉप्ट कर लिया अपने इकोसिस्टम में, इसको इंक्लूड कर लिया। क्लियर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन वही है, एसक्यूएल लाइक इंटरफेस है, तुम्हारे पास इंटरफेस भी सेम है। जैसे तुम्हारे पास एसक्यूएल में आता है वैसे ही होगा जैसे हमारे पास माई एसक्यूएल में होता है डेटा एनालिसिस के लिए। और हमारे पास सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जिसने पढ़ा था लास्ट क्लास का लेक्चर उसको पता होगा, उसको समझ में आएगी ये बात, एब्स्ट्रैक्ट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग लो लेवल मैप रिड्यूस कोड। ये क्या कर देता है, ये तुम्हारे पास मैप रिड्यूस में जो तुम्हारी कॉम्प्लेक्स कोडिंग है उसको आसान कर रहा है। तुमने रेटिंग को ही काउंट किया था लेकिन वहाँ मुश्किल तरीके से था, वो कोड जो था वो मुश्किल था मैप रिड्यूस का। लेकिन जब तुम हाइव पे करोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हें सिर्फ एक क्वेरी लिखनी है और तुम्हारा डेटा सेट का काउंट आ जाएगा। तो ये दोनों इकोसिस्टम के कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, एफिशिएंटली प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास डील हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, पढ़ ही रहे हो हडूप तो इंटीग्रेट सीमलेसली, जाहिर सी बात है एचडीएफएस के साथ इंटीग्रेट होगा। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर चीज़ें नोट करना। हाइव क्यूएल क्या है, पहली चीज़ क्लियर है। स्केलेबिलिटी क्या है, वर्क्स विथ लार्ज डेटा सेट। एसक्यूएल में लार्ज डेटा सेट पे वर्क नहीं हो सकता, वो यूज़ नहीं कर सकते तुम बिग डेटा सेट के लिए। एक्सटेंसिबिलिटी क्या है कि भाई तुम यहाँ पर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी
बना सकते हो जैसे एसक्यूएल के अंदर बनाए जा सकते हैं। क्लियर? स्टोर्ड प्रोसीजर की बात नहीं कर रहा, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शन और स्टोर्ड प्रोसीजर में डिफरेंस होता है। कंपैटिबिलिटी क्या है? एच के साथ काम कर सकता है, एच बेस के साथ काम कर सकता है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारा, स्कीमा ऑन रीड और स्कीमा ऑन राइट। अब ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि स्कीमा ऑन रीड क्या होता है और स्कीमा ऑन राइट क्या होता है। स्कीमा ऑन रीड में देखो क्या लिखा हुआ है, नो प्री डिफाइंड स्कीमा, स्कीमा अप्लाइड ड्यूरिंग क्वेरी। यानी कि जब तुम्हारे पास टेबल का स्ट्रक्चर ही ना हो, तुम एसक्यूएल में क्या करते हो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल बनाते हो, और वो क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है। सही? वहाँ प्राइमरी की है, फॉरेन की है, सारी चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं, ध्यान यहीं रखो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा कहलाता है वो स्कीमा ऑन राइट। सही? स्कीमा ऑन राइट में क्या होता है, ट्रेडिशनल आरडीबीएमएस यानी कि माइस्क्यूएल जैसे काम कर रहा है एसक्यूएल, ओरेकल, वहाँ पर तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास पहले स्कीमा डिफाइन होता है, पहले टेबल बनेगा, फिर देन तुम क्या करोगे, फिर तुम इंसर्टेड इनटू द टेबल यानी कि रॉस फिर इंसर्ट करोगे। क्या कह रहा हूँ, स्कीमा ऑन राइट क्या होता है कि पहले टेबल बना हुआ होता है, तुम उसमें रॉज इंसर्ट कर रहे हो। तो स्कीमा ऑन रीड उल्टा है। उल्टा क्या मकसद, कि भाई तुम्हारे पास पहले डेटा टेबल फॉर्म में नहीं है, तुमने क्या करना है उसको, तुमने उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तुम्हारा जो डेटा है वो रॉ फॉर्मेट में होगा। अब उसकी एग्जांपल तुम्हें नज़र आ जाएगी जब मैं फ़ाइल ओपन करूँगा, और जिसने मैप रिड्यूस में फ़ाइल देखी थी उसको ये समझ में आ जाएगी कि वो रॉ फॉर्मेट ही था, वहाँ टेबल नहीं था मौजूद। क्लियर? तो यहाँ पर हमें जो करना होगा काम, जो हमारे पास हाइव में हो रहा होगा, वो कौन सी बेसिस पे हो रहा होगा, स्कीमा ऑन रीड पे। क्लियर? तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास हमने क्या एक्सेस करना है, अंबारी वेब यूआई को एक्सेस करना है। और अंबारी वेब यूआई हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर हम आ जाते हैं, और अब सारा काम यहीं से होगा तुम्हारे पास। तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ ओपन होना ज़रूरी है, और यहाँ तुम्हारे पास कौन सा कंपोनेंट स्टार्ट होना ज़रूरी है, हाइव कंपोनेंट पूरा स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई रेड अलर्ट आ रहा है, अगर यहाँ पर तीसरे नंबर पे रेड अलर्ट आ रहा है, चौथे पे आ रहा है, तो यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ पर आ जाओगे होस्ट एक्शंस, और यहाँ क्या क्लिक कर दोगे, स्टार्ट ऑल कंपोनेंट्स। जो मिसिंग कंपोनेंट भी हो रहा होगा हाइव का वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेकंड क्या नज़र आ रहा है, हाइव व्यू। इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ तुम्हारे पास देखो इंटरफेस क्या हो गया, बिल्कुल वैसी इंटरफेस आ रहा है जैसे तुम्हारा एसक्यूएल का इंटरफेस होता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आ रहा है, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आ रहा है। यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट दो चीज़ें ऐड हुई हुई हैं, एक डिफ़ॉल्ट नाम का डेटाबेस है और एक फूड मार्ट। क्लियर? और यहाँ नीचे तुम्हारे पास डेटाबेस की लिस्टिंग भी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास यहाँ क्या होगा, यहाँ कितने टेबल्स बने हुए हैं, ये सारे आ रहे हैं। सही है? कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, ये एसक्यूएल से ज़्यादा रिलेट करता है, किससे, ये माई एसक्यूएल से ज़्यादा रिलेट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट में भी है हमारे पास स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, ये तुम्हारे पास नहीं आएगा स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो अगर मुझे डेटाबेस दूसरा चेंज करना है, कैसे करूँगा मैं चेंज, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा इस पे फूड मार्ट पे, तो तुम्हारे पास साइड में मैसेज आ जाएगा सिलेक्टेड डेटाबेस फूड मार्ट। इसका मतलब है कि तुम्हें पहले सिलेक्शन करना ज़रूरी है, फिर तुम कुछ भी क्रिएट करते हो, फिर क्रिएशन करोगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई हमारे पास डेटा जो है वो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखो रेटिंग्स डेटा है। और अगर इस फाइल का दोबारा ओवरव्यू देख लें तो ये हमारे पास क्या है, जो मैं अभी बात करके आया हूँ, स्कीमा ऑन रीड, रॉ फॉर्मेट डेटा, ये टेबल नहीं है तुम्हारा। सही? इसमें क्या हुआ हुआ है, क्या बताया था मैंने, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि इसमें सेपरेट कैसे हुआ हुआ है डेटा, कॉलम्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, कॉलम का नाम है ना कुछ है, सेपरेशन कैसे बनी हुई है, टैब के थ्रू। तीन स्पेसेस होते हैं ना, तो तीन स्पेसेस हुए हुए हर कॉलम के दरमियान, तो ये रॉ फॉर्मेट है। और इस फाइल को मुझे क्या करना है, वहाँ टेबल बनाना है। तो क्या हुआ, ये स्कीमा ऑन राइट नहीं हुआ, ये स्कीमा ऑन
रीड हुआ। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस, और देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा मूवी रेटिंग एनालिसिस। सही, क्योंकि एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हो बिग डेटा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन पे आना है, यहाँ तुम्हें बटन नज़र आ रहा है, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो यहाँ कुछ टाइम लेगा, थोड़ा सा क्वेरी प्रोसेस होगी, अगर चल गई तो सक्सीडेड आ जाएगा तुम्हारे पास, और इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। साइड में तुम्हारे पास डेटाबेस आ गया। अब मैं कुछ भी काम करता रहूँगा वो इस डेटाबेस में नहीं जाएगा। मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, देन अगला काम करना है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, मुझे क्या नज़र आ रहा है, अपलोड टेबल। क्योंकि टेबल हमारे पास आसान तरीका यहीं से है कि हम यूआई से काम करें। तो मैं यहाँ पर आ गया अपलोड टेबल में, और ये जो तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या है, यानी कि तुम अपने रॉ फॉर्मेट को कन्वर्ट करके CSV में डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये फैसिलिटी तुम्हें मिल रही है कि अपना रॉ फॉर्मेट का डेटा लिया, तुम्हारे किसी भी सोर्स से आया था, तुमने एक फॉर्मेट बना के पूरा स्कीमा ऑन राइट बना के उसको प्रोवाइड कर दिया, और कहीं पर भी विजुअलाइजेशन टूल से उसको इस्तेमाल कर लिया। तो इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पर आकर देखो सेटिंग्स में आना है, और यहाँ देखो तुम्हारे पास एक चीज़ आ रही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फील्ड डेलिमीटर, जो तुम्हारे रॉ फॉर्मेट डेटा को हैंडल करती है। तो यहाँ देखो ये जो कॉमा नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब है CSV की फ़ाइल हमेशा कैसे रीड की जाती है, विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो अगर मेरी फ़ाइल का फॉर्मेट जो भी होगा मैं उसको सर्च करूँगा। मेरी फ़ाइल का जो फॉर्मेट था वो कैसा था, क्या बताया था मैंने अभी, किससे सेपरेट हुआ हुआ था, टैब से। तो मैंने यहाँ पर देखो क्या किया, सर्च किया। अब तुम बताओ हॉरिजॉन्टल था या वो वर्टिकल था? हॉरिजॉन्टल था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करूँगा, नीचे वाले ऑप्शंस को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर क्लोज कर देना है इसको, ये ऐसे ही स्टेट सेव हो जाएगी। फिर मुझे क्या करना है, चूज़ फाइल में जाना है, और मैंने अपनी सोर्स को लेना है यहाँ पर कि भाई मेरी सोर्स कहाँ पर रखी हुई है। तो मैं इधर आ जाता हूँ जहाँ पे हमने हाइव के अंदर ये वाली जो फाइल थी इसको हमने क्या किया, ओपन किया। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर दे दिया इसने, ये एक्चुअल टेबल नहीं है, ये टेम्परेरी टेबल आ गया। और अब जब तुम करोगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये तुम्हारे रॉ फॉर्मेट से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो कॉलम यहाँ नहीं है, हमने मैप रिड्यूस में भी कॉलम खुद बनाए थे, क्लियर, अपने कोड में, प्रोग्रामिंग मॉडल में। तो यहाँ ये जो तुम्हारे पास पहला कॉलम है ये किसके लिए, ये तुम्हारी यूज़र आईडी है कि किसने रेट किया हुआ है, कौन से यूज़र ने रेट किया हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है, दूसरा है कि भाई मूवी जिसकी रेटिंग बन रही है उसकी आईडी है। सही, और यहाँ पर तुम्हारे पास ये रेटिंग्स है, और देन यहाँ पर क्या है, मैंने पिछली क्लास में भी इंडिकेट किया था टाइम स्टैम्प। तो ये टाइम स्टैम्प है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना, ये एरर देगा क्योंकि ये कीवर्ड है। क्लियर? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, वो कुछ भी हो सकती है, टाइम, TS, टाइम S। तो ये TS मैंने लिख दिया, इसका मतलब है टाइम स्टैम्प। सही, तो यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर डेटाबेस आंख बंद करके नहीं चलाना, डेटाबेस को यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर भी सिलेक्शन किसकी देनी है, मूवी रेटिंग एनालिसिस। सही, और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ नज़र आ रही है कि भाई ये स्टोर्ड कैसे करेगा तुम्हारी फाइल को, वो ORC फॉर्म में करेगा। और जब हडूप पे काम कर रहे होते हो तो सबसे बेस्ट अप्रोच तुम्हारे पास क्या होती है, ORC की होती है। सही, इसकी एक्सप्लेनेशन हम लेंगे जब हम हडूप से, यहाँ पर एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, अपलोड फ्रॉम HDFS। तो ये वहाँ पर तुम्हारे पास जब पाथ से गेट कर रहे होगे तो चीज़ तुम्हारे पास ये डिस्कस कर लेंगे। सही, तो यहाँ टेबल का नाम चेंज कर सकते हो, मैं इसको क्या कर लूँ यहाँ पर मूवी रेटिंग्स, और देन यहाँ पर ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है क्या, अपलोड टेबल। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुली क्रिएटेड एक्चुअल टेबल, और क्या कर रहा है, टेम्परेरी टेबल भी क्रिएट कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, इंसर्शन रॉस का मैसेज दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन ये तुम्हारा एक्चुअल टेबल उस डेटाबेस में रिस्पेक्टिव यहाँ पर डाल देगा। तो नीचे देखो तुम्हारा टेम्परेरी टेबल भी डिलीट हो रहा है, और यहाँ देखो अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। मैं आऊँगा यहाँ पर हाइव पे, और फिर यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, एक दफ़ा
रिलोडिंग करनी है ताकि मेरे पास उस डेटाबेस के अंदर टेबल आ जाए। सही, तो यहाँ पर देखो हमारे पास मूवी रेटिंग्स का एक टेबल मौजूद है, और यहाँ तुम अगर इसको खोलोगे, ओपन करोगे, तो यहाँ पर डिफरेंट कॉलम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अब तुम्हारे पास क्वेरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और तुमने क्या करना है मूवी रेटिंग्स, और देन क्या कर देना है इसको यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूशन कर रहे हो। अब नीचे हमारे पास यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई यहाँ गेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सही, अब देखो एरर आ रहा है। अब मैंने गेट कर लिया है कि एरर क्यों आ रहा है, बताओ एरर क्यों आ रहा है। मैंने क्वेरी तो चला दी, एरर किस लिए आ रहा है भाई, मुइज़ बताओ। तो तुम्हारा नाम मुइज़ है, तो यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। तो पहले डेटाबेस सेलेक्ट करोगे, क्योंकि ये उसी डेटाबेस में ढूंढेगा जो तुम्हारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, दोबारा अगेन एग्जीक्यूट करें, और फिर अगेन यहाँ पर हम आउटपुट देख लेंगे। नीचे ही आएगा लॉग्स में आउटपुट पूरा। सही, तो यहाँ सक्सीडेड हो गया। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरा ये हमारे पास टेबल फॉर्म हो गया। अब यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है सेव रिजल्ट एज, क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एज CSV, और हम इसको किस पे कर सकते हैं, सेव एज HDFS में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। HDFS में करोगे तो यहाँ पर आकर तुम्हें पूरा पाथ देना है, और पाथ कैसे देना है, यहाँ पर तुमने लिखना है यूज़र / MariaDev / और फिर फाइल का नाम दे दो यहाँ पर इस तरीके से मूवी रेटिंग्स .csv। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास पूरी हो जाएगी। ओके कर दो, तो ये वहाँ पर सेव हो जाएगा तुम्हारे HDFS में भी, और इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर लो CSV में। तो ये तुम्हारे पास वर्कशीट के नाम से डाउनलोडेबल फाइल भी आ गई, यानी कि तुमने रॉ फॉर्मेट को पूरा एक बेहतर फॉर्मेट बना के कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो यही तुम्हारे पास हाइव का एडवांटेज है, और इसी तरीके से पूरा हाइव इम्प्लीमेंट हो। इसको करो।